सभी को नमस्कार दोस्तों। आज यूपीएससी मेंस 2025 का जीएस पेपर 1 हमारे पास आ गया है और आप मेरी खुशी का ठिकाना देखो। जैसे अभी हमारे आंसर राइटिंग बेच चल रहे हैं, जो बच्चों को मैंने एनसीईआरटी से, जैसे हमारा जीएस 1 खत्म हुआ है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सोसाइटी, और जो क्वेश्चन बच्चों को मैंने कराए थे, यहाँ बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं जो अभी आंसर राइटिंग वाले बैच में है। कमेंट करना मज़ा आया कि नहीं आया। और जो क्वेश्चन हमने आप लोगों को कराए वो पेपर इसी पेपर में आ गए। वो तो जैसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, इसी थीम पर तैयारी करवाई थी। और हमने हिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी, वही क्वेश्चन है। सुनामी वाला, मुगल काल का अक्सर क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हमने इस बार एक मुगल काल की संस्कृति का वो धर्म का क्वेश्चन किया था कि कोई भरोसा नहीं ना। थीम एनालिसिस हम बढ़िया कर रहे थे। एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अब देखो, सिंधु सभ्यता आर्ट एंड कल्चर में हमने किया था। इस बार पहला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन वास्तुकला के विशेष पहलुओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो जैसे हमने क्लास में क्या किया था, इसको लेकर जो आंसर राइटिंग बेच है उसमें हड़प्पा सभ्यता की सारी चीज़ों को कर लिया था। वास्तुकला के अंदर उनके चाहे मंदिर हो, वास्तुकला की और भी चाहे चीज़ें हों, उनके नगरीकरण हो, कितना हमने किया था, कैसे डायग्राम बनाना है, इंडिया का मैप बनाना है, सारा कर लिया था। और मतलब ये या तो लक हमारा ठीक रहा है, या फिर हमने यूपीएससी के जो 10 साल के पेपर एनालिसिस के लिए हमारी तैयारी की है उस हिसाब से मतलब है। बहुत कम ऐसा होता है, मतलब हम भी इतना पढ़ाते हैं, जरूरी नहीं कि इतना आता है, लेकिन पहली बार जो डीप में हमने बच्चों को किया है। और वो बच्चे कमेंट जरूर करना, अदरवाइज यूट्यूब पे बच्चे क्या मानेंगे कि सर तो फेंक रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं। एक बार जो बच्चे अपने आंसर राइटिंग वाले बच्चे हैं ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको बहुत मजा आया होगा, आपको बिलीव हुआ होगा अपने मेंटर पर अच्छे से। ठीक है, तो हड़प्पाकालीन वास्तुकला के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करनी है। तो जैसे ये 150 वर्ड के अंदर है, अंदर क्वेश्चन है, तो हड़प्पाकालीन वास्तुकला का मतलब क्या, वास्तुकला में अंदर क्या आ सकता है। वास्तुकला में उनके नगर आ सकते हैं, ठीक है, उनके महल आ सकते हैं। तो आप वो जैसे ऐसे बना सकते हो कि पश्चिम के नगर बड़े हैं, कौन से वो है ना, एक बनाया हुआ है कि एक तरफ जो सामान्य नगर बने हुए हैं, या एक तरफ महल बना हुआ है, एक तरफ जो सामान्य नगर बने हुए हैं। ये डायग्राम बनते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से बना सकते हैं। तुरंत इंडिया का मैप बनाएंगे, इंडिया का मैप बना के इसके अंदर जो हड़प्पा सभ्यता के नगर है जो भी जहाँ पे है उसको हम दिखा सकते हैं। ये है इनोवेशन। तो स्थापत्य कला में, वास्तुकला में और क्या आएगा, उनके नगर आ जाएंगे, महल आ जाएंगे, सड़कें आ जाएगी, उनके मंदिर, धार्मिक स्थल, स्नानागार, उनके इसके अलावा और भी वास्तुकला की बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको आपको ऐड करना है। क्योंकि पहलुओं पे चर्चा करनी है ना, कि जैसे जो विशाल स्नानागार है वो कहीं ना कहीं धार्मिक उत्सव का एक एग्जाम्पल हो सकता है। जो बड़े नगर है, महल, कहीं ना कहीं शासक वर्ग का तो उतना ध्यान नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई विशेष वहाँ पे कोई रहते होंगे। आम जनता के जो है डबल स्टोरी में मकान बने हुए हैं, सड़कें हैं, नाली बनी हुई है, पूरा एकदम नियोजन बना हुआ है। इसके अलावा और भी मतलब वास्तुकला के रूप हो सकते हैं। वास्तुकला के अंदर ज़्यादातर ये चीज़ आती है, कला के अंदर सारी चीज़ आती है, वास्तुकला में ये चीज़ आती है ज़्यादातर। महल, आवास किस प्रकार से बनाए गए हैं, स्नानागार है, जो विशाल अन्न के आगार, उन जो विशाल भंडार जो है उनके, वो हो सकते हैं। वास्तुकला में और भी आ सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, उनको एक्सप्लेन करके 150 वर्ड में आपको लिख देना है। तो ये इसलिए बना पा रहा हूँ कि ये हमने ऑलरेडी बना लिया था, होमवर्क कर लिया था, इसलिए क्वेश्चन ये हमारी वाली थीम से जो हमने करवाया था उसी थीम से लगभग मैच कर रहा है। अकबर के धार्मिक समन्वयता के प्रमुख पहलुओं का परीक्षण कीजिए। हमने अकबर का तो नहीं किया था, लेकिन हमने एक एनालिसिस किया था कि यूपीएससी क्या कर रहा है, धीरे धीरे मध्यकाल के बारे में, संस्कृति के बारे में पूछ रहा है। तो हमने मुगलकालीन संस्कृति, लगभग यही क्वेश्चन था, लगभग यही क्वेश्चन हमने उसमें किया था। अभी मैं आपको पीडीएफ खोल के दिखाऊंगा, देखते बाद दिखाऊंगा, पॉसिबल हुआ तो आपको पता लग जाएगा किस थीम पे हमने पढ़ा है। मैं आपको दिखाऊंगा एक बार, चलो मॉडल आंसर। ठीक है, सिंगल पीडीएफ नहीं है, बहुत सारी पीडीएफ है वो। तो अकबर काल की धार्मिक समन्वयता के प्रमुख पहलुओं पर, धार्मिक समन्वयता आपने जानते हो कि उन्होंने, अकबर ने किस प्रकार एक नया धर्म को लेकर भी उसमें बात की है। सभी धर्मों को, अच्छा एक बात और, अकबर के काल में देखोगे आप, सभी धर्मों को महत्व दिया, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इन सब धर्मों को, उनकी जो धार्मिक नीति है, उन्होंने एक अलग से भी शायद धर्म ऐसा कुछ बनाया था जिसमें नैतिकता की काफ़ी अच्छी बातें हैं। तो उसको लेकर उसमें परीक्षण करना है, पहलुओं को परीक्षण करना है। मतलब आपको ये देखना है कि उनकी धार्मिक नीति कैसी थी, तटस्थ नीति थी, सांप्रदायिक नीति थी, या किसी एक विशेष धर्म को महत्व दे रहे थे, या धर्मनिरपेक्ष वाली नीति थी। उन पहलुओं को इसमें चर्चा करनी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मूर्तिकारों ने चंदेल कला रूपों को जीवन की व्यापकता और लचकदार ओज से भर दिया। ये नहीं किया था हमने, ये हमारी थीम में नहीं था। ये क्वेश्चन इतना सोचा भी नहीं था मुझे लगा कि क्योंकि आजकल हमने ये सारा कर लिया था, चोल से लेकर पल्लव ये ले लिया, इसका मतलब ये हमारी आगे की थीम तैयार हो गई। देखो ये वीडियो आप देख रहे हो तो आगे के लिए तैयार है ना। जब आप प्राचीन भारत पढ़ते हो और उसके अंदर जो कोई भी काल हो, चाहे वैदिक काल हो, सिंधु सभ्यता हो, या चंदेल काल हो, गुप्त काल हो, मौर्य काल हो, उसकी आर्ट एंड कल्चर को देख के जाना। जहाँ तक मुझे लगता है चंदेल राजाओं का वो तो नहीं है, कहीं खजुराहों से लेकर वो आ सकता है, थोड़ा आइडिया हो तो उसको हम लिख सकते हैं। अभी एग्जैक्ट तो मुझे भी इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन लिखा जा सकता है। थीम आप ऐसा देख सकते हो, ठीक है, थीम को देखा जा सकता है। ये तो इसके अंदर वही सेम तरीका है। याद रखना, आपको अलाइनमेंट भी पता होना चाहिए कि यूपीएससी के क्वेश्चन किस प्रकार अलाइनमेंट रहते हैं। 1 2 3 छोटे 3 हैं हिस्ट्री के,
और ये तीनों इस बार आए हैं आर्ट एंड कल्चर के। देखो आधुनिक भारत को सबको गायब कर दिया, तीनों क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर। 30 नंबर का यहाँ आर्ट एंड कल्चर है। इस बार आर्ट एंड कल्चर का वेटेज ज़्यादा है, आर्ट एंड कल्चर को हम इग्नोर करते हैं। तैयार है ना, हो सकता है प्री के अंदर भी आर्ट एंड कल्चर का वेटेज ज़्यादा हो सकता है। यूपीसी की कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग करके थीम एनालिसिस तो हम कर ही सकते हैं, ऐसा तो हम कर ही सकते हैं। ये तीनों क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के हैं, लगभग आर्ट एंड कल्चर की पॉलिसी को लेकर जो उनके क्वेश्चन है, संस्कृति को लेकर उनके क्वेश्चन है। उसके बाद में ज्योग्राफी। देखो मुझे बहुत खुशी इस बात की हुई कि इस बार हमने, जैसे हम अपने आंसर राइटिंग कर रहे थे, हमने बच्चों से कहा कि इस बार सुनामी करते हैं, सुनामी का क्वेश्चन आ सकता है। हमने एक 8वीं क्लास 10वीं क्लास की एनसीईआरटी से केस स्टडी उठाई 2004 वाली। ये सुनामी का क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस में भी आया और यूपीसी के एग्जाम में भी सुनामी आया, लकीली आया। मतलब हमने उस पर इतना गौर नहीं किया था, लेकिन हमने वो थीम देखी थी कि चक्रवात आ गया, भूकंप आ गया, तो इसका मतलब सुनामी भी आ सकती है, और सुनामी आ गई। भूस्खलन भी आ गया था, इसका मतलब सुनामी आ गई है यहाँ पे। तो क्वेश्चन भी आ गई इस साल जो पेपर देख के लग रहा है बड़ी बड़ी कोचिंगों में सुनामी आएगी, क्योंकि क्वेश्चन का कंटेंट मैंने पहले ही बच्चों को बार बार कहा है कि यार मैं आज इसलिए इतना जोश में दिखाई दे रहा हूँ कि मुझे बहुत खुशी है कि हम जो एफर्ट लगा रहे हैं आंसर राइटिंग बैच में, और बहुत सारे बच्चे आंसर राइटिंग बैच में जुड़े हैं। इतने बच्चे जुड़े हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी, और इतने आंसर उनके रिव्यू करता हूँ। इतना मैं पर्सनल मेंटर 10-12 घंटे उनके साथ लगा रहता हूँ। उनको कंटेंट दिया जाता है, पढ़ने के लिए बोला जाता है, फिर वो आंसर लिखते हैं, खुद आंसर रिव्यू भी करते हैं, अपना खुद ही आंकलन करते हैं। अभी भी हमारा बैच ओपन है, चाहो तो आप दे सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आंसर राइटिंग का। और अभी मैंने रिसेंटली एसेथिक्स का बैच स्टार्ट किया है, बिल्कुल बिगनर्स के लिए। अभी 1-2 क्लास हुई, आप चाहो तो लाइव बैच है, आंसर राइटिंग का भी लाइव बैच है, एसेथिक्स का भी लाइव बैच है, और हिंदी साहित्य का अदर मेंटर है वो भी लाइव पढ़ा रहे हैं। अपने ऐप पे जाना, आपको ऐप का नाम क्या है, गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, स्टडी विद डीजे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट को चेक करना। एक बार अपने ऐप पे जाके देखना, मैंने वीडियो को ओपन भी रखा है, कुछ बहुत सारी वीडियो ओपन रखा, आप देखो एक बार कि मैं एज ए मेंटर कैसे काम करता हूँ। देखो यूट्यूब पर सीमाएं होती है, यूट्यूब पर हम इतने लगातार आंसर राइटिंग नहीं चला सकते हैं, क्योंकि इतने यहाँ पे टूल भी नहीं है। ऐप के अंदर बहुत सारे टूल होते हैं लाइव क्लास में, लाइव क्लास लेने के, और कैसे आंसर को मैं रिव्यू कर सकता हूँ, कैसे बच्चों के साथ 1-to-1 चैट में उनके साथ फीडबैक भी देता रहता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है, मैं अपने काम पे प्राउड फील कर रहा हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है, मुझे जानते हैं कि मतलब मार्केट में हम पैसा देते हैं, 1-2 लाख रुपये खर्च करते हैं, वहाँ से कुछ नहीं मिलता है। लेकिन मैं तो छोटी सी फीस लेके, क्योंकि मेंटर का यही काम है कि वो बच्चों से बहुत ज़्यादा फीस ना लें, तो मुझे इस बात की खुशी हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन जलवायु परिवर्तन का, ये थीम है लास्ट ईयर, जलवायु परिवर्तन समुद्र विज्ञान से जोड़ के पूछा गया था, और ये भी हमने किया है। वैसे ये ऑलरेडी मतलब जो हमारे मॉडल आंसर है उसमें देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन क्या है, जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि कई द्वीप देशों की स्थिति को कैसे प्रभावित कर रही है, उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। ये बहुत आसान है, मतलब जैसे आजकल हम देख रहे हैं, इसमें इंट्रो में क्या डालते हैं, आईपीसीसी की रिपोर्ट डालते हैं कि 6वीं आंकलन रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि इस सदी के अंत पर अधिकांश द्वीप डूबने के खतरे पे हैं। शानदार रिपोर्ट होगी इंट्रो के अंदर। बॉडी पार्ट में डालेंगे कि जलवायु परिवर्तन समुद्र स्तर में वृद्धि कैसे वृद्धि है, थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, वृद्धि कैसे हो रही है, क्या क्या रीजन हो रहा है, और कैसे वो डूब सकते हैं। फिर हम द्वीपों के, बहुत सारे द्वीपों के एग्जाम्पल देंगे, जैसे आपने देखा होगा मालदीव ने भी एक बार मीटिंग की, बहुत सारे फिजी, तुवालू, कई सारे ऐसे द्वीप हैं जिनके डूबने का खतरा बढ़ गया है। जिस हिसाब से जल स्तर, ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है, उस हिसाब से बहुत नुकसान होने वाला है। तो इसके अंदर एक वर्ल्ड का मैप बना के भी आप दिखा सकते थे। ये आपका इनोवेशन होना चाहिए कि कहाँ कहाँ डूबने का खतरा है। मैं होता इसको लिखने वाला तो तुरंत क्या करता, ऐसे वर्ल्ड का मैप बनाता। बच्चों को भी ये सारा सिखाया गया कि कैसे उनको हर जगह मैप और डायग्राम प्रेजेंट करने हैं, ठीक है। ऐसे करके जल्दी से इसको हम बना सकते हैं, ऐसे करके। तो कहाँ कहाँ डूबने का खतरा है, जैसे यहाँ से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इस तरफ से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बहुत सारे द्वीप, जैसे मालदीव हो गया, यहाँ पे जो पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, ऐसे बहुत सारे द्वीप है ना यहाँ पे, उनके द्वीपों के डूबने का खतरा बढ़ गया है। तो ऐसे ऐसी घटना दिखा सकते हैं, कहाँ कहाँ ये घटना बढ़ रही है, उसको मैप के माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं, वर्ल्ड के मैप से, है ना, कर सकते हैं इसको। तो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, 8, 9, 10, बीच में 4 ज्योग्राफी के होते हैं, 3 फिर सोसाइटी के होते हैं। तो 4, 5 ये ज्योग्राफी के आने वाले हैं, तो आपको अपना अलाइनमेंट भी पता होना चाहिए। गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियाँ क्या है, ये गतिविधियाँ भारत में भौगोलिक विशेषताओं से किस प्रकार संबंधित है। गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियाँ, व्हाट आर नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज़। गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियाँ क्या हो सकती है, कृषि के अलावा प्राथमिक गतिविधियाँ ये होती है ना, खनन वगैरह, ये भी हो सकती है गैर प्राथमिक। इसके अलावा और क्या हो सकती है गैर प्राथमिक में, ये फूड प्रोसेसिंग तो दूसरे में जाएगा, द्वितीयक में, है ना। इसके अलावा जैसे ये कंदमूल, वन उत्पाद वगैरह, ये भी इसमें आ सकते हैं गैर कृषि वाले में। अच्छा, गैर कृषि प्राथमिक पशुपालन भी तो आ सकता है ना, या पशुपालन इसके साथ जुड़ा होगा। ऐसे करके मतलब थिंकिंग करना होता है कि इसमें पूछा क्या है। ये कहते हैं भारत में भौगोलिक विशेषताओं से किस प्रकार संबंधित है। देखो ये थोड़ा सा आ सकता है, मतलब जैसे हम बात करें नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो वहाँ पे जैसे विशेषकर वनों के उत्पाद, बहुत सारे उत्पाद जो वनों से प्राप्त किए जाते हैं, वो कृषि तो नहीं है, वन से उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसके अंदर ये पोल्ट्री फार्म, ये भी शायद मुझे लगता है आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसमें थोड़ी सी विविधता देखनी है कि कैसे
मतलब ये देखना है कि वनों के उत्पाद विशेषकर वो किससे जुड़े हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे वहाँ के स्थानीय जनजाति से जुड़े हुए हैं। और जैसे विशेषकर आप देखोगे यहाँ पे झारखंड में इनमें देखोगे खनन इसमें आ सकता है, खनन विशेषकर आ सकता है, खनिज संसाधन इसमें आ सकते हैं। गैर प्राथमिक कृषि, प्राथमिक सेक्टर में कौन कौन सा आता है, देखो प्राथमिक द्वितीयक टर्सरी जो होता है, तृतीयक में हम जब पढ़ते हैं सेवा सेक्टर, द्वितीयक में पढ़ते हैं विनिर्माण उद्योग, प्राथमिक में हम खनन से लेकर ये सब पढ़ते हैं। पशु पालन पालन भी आ सकता है इसमें, पशु पालन और चारण ये आ सकता है। तो जैसे अब देखो ओपन हैंडेड हो गया ना काम। अब जैसे मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैंने उसका पेपर देखा नहीं कि मैं गूगल से आके आपको बता दूंगा, वो अपनी शैली नहीं है, अपनी शैली है मौलिक वाली शैली। क्वेश्चन सामने देखा, जो लगता है सही गलत जो भी है मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहले ये पकड़ना है गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियाँ। तो कृषि के अलावा देखो तोड़ लो, कृषि के अलावा तो प्राथमिक गतिविधि में क्या आ सकता है, खनन आ सकता है। तो अब इसका एग्जाम्पल कहाँ पे देंगे, इसका एग्जाम्पल देंगे छत्तीसगढ़ का, ठीक है, इसका एग्जाम्पल देंगे झारखंड का। और विशेषकर भारत की ये गतिविधियां भारत में भौगोलिक विशेषताओं से किस प्रकार संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है। एक तरफ मध्य भारत, आप बात करोगे गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड है, ठीक है। अब गोंडवाना लैंड में क्या होगा, धात्विक खनिज होंगे, कोयला होगा, और क्या होगा यहाँ पे लोहा खनिज होगा। तो यहाँ पे किस प्रकार की बाद में इंडस्ट्री बनती है, लेकिन चूंकि इसका पूछा है खनन का, तो एक तरफ हमने खनन लिख दिया, ठीक है। खनन में और भी आ सकता है, जैसे अपन इसकी बात कर रहे हैं पश्चिमी तट की बात कर सकते हैं, बॉम्बे हाई की बात कर सकते हैं जहाँ पे तेल वगैरह निकलते हैं। अपन केजी बेसिन की बात कर सकते हैं। भौगोलिक विविधता तटीय क्षेत्रों, भौगोलिक विविधता तटीय क्षेत्रों में भी क्या है, किस प्रकार के खनिज संसाधन ये निकलते हैं। इसके अलावा है जैसे वनों की बात करें, वन उत्पाद इसका पार्ट है। वन उत्पाद में आप बात कर सकते हो जनजातीय क्षेत्रों का, जिसके अंदर आप अंडमान का भी बात कर सकते हो, आप बात कर सकते हो मध्य भारत का गोंड भील, या मतलब और भी आजकल चलो गोंड भील ये तो कृषि से जुड़े हो गए, लेकिन और भी उनकी बात कर सकते हो, विविधता है। इसके अलावा प्राथमिक गतिविधि में और क्या आ सकता है, इसके अलावा आ सकता है पशुपालन, जरूर आ सकता है, कर सकते हैं इसको काउंट। पशुपालन में आप बात कर सकते हो, जैसे विशेषकर डेजर्ट में ऐसा होगा, पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पे भेड़, बकरी, ऊंट इनका पालन होता है। आप ऊपर देखोगे गुज्जर बकरवाल, वो सारे उस तरफ आ सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से आ सकता है इतना। देखो ओपन एंडेड हो गया ना, कुछ इतना खोल के रख दिया, उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा करने अपन कर रहे हैं ना। और एक इसमें सुंदर सा इंडिया का मैप बनाएंगे। सुंदर सा इंडिया का मैप कैसे बना देंगे, तुरंत क्या करेंगे, तुरंत आप इंडिया के अंदर ज्योग्राफी आ रहा है तो इंडिया का मैप जरूर बनाना है उसमें, ठीक है। जैसे ये मैप बनाया, अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा वो गुजर बकरवाल गद्दी जो भी है ना पशुपालन करते हैं, जो विशेषकर आपने देखा होगा सर्दियों में नीचे आ जाते हैं घाटियों में, पशुपालन हो गया। यहाँ पे भी पशुपालन आपको देखने को मिलेगा, इस तरफ पूरा ही मिलेगा। जैसे गुजरात में वो एक ऊँट है ना, कौन से ऊँट का पालन करते हैं, भैंसों का पालन करते हैं, यहाँ बन्नी घास के मैदान वो है, वो आ सकता है। मध्य भारत में इस तरफ अपन ले सकते हैं खनन वाला क्षेत्र ले सकते हैं, जिसमें जनजातियों के साथ जोड़ सकते हैं। इस समय भी प्राथमिक उत्पाद यहाँ पे बहुत सारे हैं, उनको भी आप दिखा सकते हो। नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारा है, वनों के उत्पाद हो सकते हैं। कई बार बार्टर प्रणाली अभी भी उनके मेले लगते हैं, वो दिखा सकते हो। और पश्चिमी तटीय मैदानों पर क्या दिखा, तेल उत्खनन ये दिखा सकते हो। अंडमान निकोबार का भी कुछ दिखा सकते हो। ऐसे करके देखो भौगोलिक विविधता है ना, गैर प्राथमिक गतिविधियाँ और भी आ सकता है। देखो मुझे हो सकता है एग्जैक्ट नहीं पता हो, अभी इतना ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मोटा मोटी मुझे लग रहा है ऐसा इसको लिखा जा सकता है। गैर प्राथमिक नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज़, एक बार मैं देख लेता हूँ नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज़ में और क्या आ सकता है। नॉन फार्म प्राइमरी बिल्कुल खनन उत्खनन आएगा, वानिकी संग्रहण आएगा, मत्स्य उत्पादन, जैसे हमने एक पॉइंट याद किया था ना, कौन सा, जैसे ये पोल्ट्री फार्म वगैरह ये आ सकता है। तो ये मछली पकड़ना, पशुपालन भी आ जाएगा, ठीक है। तो यार बहुत बढ़िया लिखा गया है ये आंसर, तो इतना मज़ा आ गया लिख के, इसको ऐसा लगा कि रियल टाइम में लिखा है, ठीक है। क्योंकि पेपर जस्ट अभी मिला, आपको पता है इतना रिसर्च कहाँ करूँगा मैं, इतना टाइम ही नहीं मिलेगा। और इतना तो ये तो बच्चों को मैं ऐसे ही करवाता हूँ, पूरी गतिविधि आंसर राइटिंग की कराते हैं। तो ये तरीका है देखो करने का। अगला क्वेश्चन क्या, उपयुक्त उदाहरणों के साथ भारत में सौर ऊर्जा। ये क्वेश्चन रिपीट है यदि आप PYQ करते हो, और इसको मैंने लगभग बैच में करवाया कि सौर ऊर्जा वाला क्वेश्चन आ सकता है। अपने जो हैंड रिटन मॉडल आंसर आते हैं उसमें देख लेना एक बार, कितना अच्छे से मैंने इसको करवाया हुआ है, वो देख सकते हो। तो ये रिपीट है, ये थीम रिपीट है। अच्छा, जैसे आप लोग PYQ दिन करते हो, तो जैसे एनर्जी की बात करते हैं तो पवन ऊर्जा का क्वेश्चन आ चुका है, सौर ऊर्जा का है। अगली बार तैयार है ना, ज्वारीय, तापीय ऊर्जा, इनके लिए तैयार है ना, क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। जैसे खनिज संसाधन सिलेबस में तेल खनिज संसाधन या क्रिटिकल मिनरल्स ये चर्चा में, तो क्वेश्चन आएगा वहीं से, ठीक है। तो जो बच्चे अपने मेंटरशिप वाले बच्चे हैं जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, एक बार नीचे कमेंट जरूर करना।
अदरवाइज है ना, जो बच्चे नए बच्चे इसको देख रहे हैं, बच्चों को लगेगा टीचर फेंक रहे हैं मेंटर फेंक रहा है। मैं कह रहा हूँ आप अपना जेन्युइन फीडबैक देना। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि तारीफ करनी है ना, जेन्युइन फीडबैक कि GS1 अभी हमने पूरा किया है, ज्योग्राफी हिस्ट्री सोसाइटी किया है, क्या आपको पूरा करने के बाद में इसमें से एक भी क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पा रहे हो, और वो भी विद इन मतलब अच्छा कंटेंट और टाइम मैनेजमेंट के साथ में, कमेंट जरूर करना यार बच्चों। मुझे बहुत इससे महसूस होगा कि हाँ बच्चे रियल में इस चीज़ को देख रहे हैं और अपना एफर्ट भी लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सुनामी क्या है, कैसे कहाँ बनती है। इस साल यूपीपीसीएस की मेंस में यही क्वेश्चन रिपीट था, और जब बच्चे यूपीपीसीएस दे रहे थे उन्होंने मैसेज किया सर की सुनामी आपने करवाया, आ गया। लक है, मतलब लक है या हार्ड वर्क कह सकते हैं, लक नहीं कहेंगे, हार्ड वर्क और सही दिशा समझने की दिशा। तो सुनामी क्या है, कैसे बनती है, उसका डायग्राम भी बच्चों को बताया था कि ऐसे डायग्राम बनाना है। उसका हमने केस स्टडी जो 2004 वाली अपने अंडमान निकोबार हिंद महासागर वाली केस स्टडी भी बच्चों को करवाई थी कि इसको देखो ऐसे करना है। बाकी तो सुनामी क्या है, कैसे बनती है, तो उसके कई रीजन है ना सुनामी बनने के। जैसे मान लो सागर के अंदर अर्थक्वेक आता है, प्लेटें खिसकती है, या कई बार वोल्केनो एक्टिविटी होती है, उनके कारण जो सागर में क्या होता है भूकंप आता है, तो फिर लहरें जो तरंगे हैं तट की ओर आने लगती है और तट पे आके ऊंची होने लगती है धीरे धीरे। ये उनका फॉर्मेट बनता है, डायग्राम बनता है। उसके क्या परिणाम होते हैं, बहुत सारे परिणाम हैं, ज़्यादातर नकारात्मक परिणाम ही है सुनामी से। देखो अलग अलग परिणाम देखेंगे। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अचानक मतलब क्या होता है, तटों के डूबने का खतरा रहता है, मानव संसाधन को नुकसान होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत नुकसान होता है, पर्यटन को नुकसान होता है, प्रवाल विधियों को नुकसान होता है, जैव विविधता को नुकसान होता है। देखो कितने अलग अलग एंगल से सोचना है, एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तरफ मानव संसाधन, एक तरफ जैव विविधता में प्रवाल भित्तियाँ या मैंग्रोव वन, ये सब ये तो फायदे रोकते हैं उसको, मैंग्रोव वन ये तो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उदाहरणों सहित समझाना है, उदाहरणों सहित समझाना है बिल्कुल। जैसे जापान की सुनामी, जापान में हर साल चांसेस रहते हैं। अच्छा, एक और सबसे बड़ा खतरा कि जैसे जापान में आपने देखा होगा सुनामी इनके कारण जो वहाँ के न्यूक्लियर प्लांट है शायद उनको बहुत खतरा हुआ था, तो उससे कितना रेडिएशन वगैरह ये हो सकता है। ये बहुत ओपन हैंडेड क्वेश्चन, इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है यूपीसी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है, तो उसी हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सौर ऊर्जा वाला तो चलो आसान है, मतलब इतना टफ नहीं। इसमें डेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अभी जैसे भारत में आप देखोगे कितना गीगाबिट सोलर ऊर्जा में हम अच्छा कर रहे हैं। राजस्थान टॉप पे है, तमिलनाडु वहाँ पे तो टॉप पे, गुजरात है, और बड़े बड़े सोलर पार्क। इंडिया का मैप बना के दिखाओ, जैसे राजस्थान के अंदर बड़ला, जोधपुर, इसके अलावा एमपी के अंदर काफ़ी सोलर पार्क लगाए गए, रूप टॉप सोलर लगाए गए, तमिलनाडु के अंदर बड़े पार्क हैं, गुजरात के अंदर कई जगह नहरों पे, बांधों पे ये सब किया जा रहा है, तो उनको दिखा सकते हो। उपयुक्त उदाहरणों के साथ भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन के पारिस्थितिकी और आर्थिक लाभों को संक्षेप में बताएं। देखो पारिस्थितिकी और आर्थिक लाभ तो बताने पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव भी है। सौर ऊर्जा के नेगेटिव भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में यदि इनको मेंटेनेंस नहीं रखते हैं या रिसाइकिल नहीं करते तो कितना कूड़ा करकट ये कबाड़ बन सकता है। ये भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को क्रिटिकल एनालिसिस आप कर सकते हो चीज़ों को। तो इसमें क्या देखा आपने, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7, ये वैसे इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे इजी है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत स्लाइटली इजी है इसमें इस बार। आप बोल रहे हो सर आप घर पे बैठ के इजी, मैंने दिए हैं भाई 5 मेंस तक बोल रहा हूँ, 5 मैच दिए, 4 इंटरव्यू कॉल करवाए हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि इजी क्वेश्चन था ये। जो टफ आएगा मैं बता दूंगा कि ये टफ था। जैसे अकबर वाला नॉर्मल हम ट्रेडिशनल नहीं पढ़ते हैं, वो टफ था, लेकिन फिर भी अकबर की हम वो 16 कुल की नीति क्या क्या पढ़ते हैं वो नॉर्मल हम देखते हैं। अकबर की कई बार डॉक्यूमेंट्री मूवीज देखी होगी, नॉर्मल उसे कर सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन था वो भी। ये क्वेश्चन देखो रिपीट है लगभग, ये भी आया हुआ है पहले। भारत में स्मार्ट शहरी गरीबी और वितरणात्मक न्याय के मुद्दों को कैसे संबोधित करता है। अब देखो क्वेश्चन ये 8, 9 है ना, 8, 9, 10, हाँ ये सोसाइटी के हैं। ज्योग्राफी के 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, हाँ 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी के। अब ये सोसाइटी का है, स्मार्ट शहर शहरी गरीबी और वितरणात्मक न्याय के मुद्दों को कैसे संबोधित करता है। बिल्कुल, इसमें कितने कंपोनेंट है। स्मार्ट शहर में क्या क्या आएगा, स्मार्ट परिवहन आएगा, स्मार्ट ऊर्जा आएगी, स्मार्ट गवर्नेंस आएगा, सारा स्मार्ट है, सब कुछ स्मार्ट है। अब मान लो गरीबों के साथ चैलेंजेस क्या है, आवास की समस्या है, गरीबों के साथ गंदी बस्तियाँ हैं, उनके साथ आप कह सकते हो कि जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है शहरों पे, तो हॉस्पिटल इनकी सारा संकट है, वहाँ डेंगू मलेरिया इनका संकट है, गवर्नेंस का एक बड़ा संकट है, जल पानी बिजली के टाइम पे नहीं मिल पा रही, तो इनका सॉल्यूशन कैसे होगा, स्मार्ट शहरों के माध्यम से, स्मार्ट गवर्नेंस होगा, सारा कुछ मतलब इसमें आप लिख सकते हो। वितरणात्मक न्याय के मुद्दों को कैसे मतलब एक स्टेट के द्वारा न्याय किया जाता है, कल्याणकारी राज्य के द्वारा, चाहे वो भोजन की हो, स्वास्थ्य की हो, ये सब चीज़ें इसमें आने वाली है, वो लिख सकते हो। भारत में सिविल सेवा का लोकाचार, व्यावसायिकता और राष्ट्रवादी चेतना के संयोजन का प्रतीक स्पष्ट कीजिए। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन, भारत में सिविल सेवा का लोकाचार, व्यावसायिकता, द इथोस ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया स्टैंड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म विथ नेशनलिस्टिक क्या लिखा हुआ है, संयोजन। ये थोड़ा सा ना राष्ट्रवादी चेतना, ये कहीं ना कहीं जैसे ये आता ना अपना जो सांप्रदायिकता है, क्षेत्रवाद है, उस सिलेबस से ये लिया गया है। नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन GS1 में नहीं आता है सोसाइटी में, लेकिन इसमें आ गया है। नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन हम या तो GS2 गवर्नेंस में देखते हैं या एथिक्स में देखते हैं, GS1 सोसाइटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन अब वो बच्चा इस क्वेश्चन को हैंडल कर लेगा जिसको अपना सिलेबस पता है। सिलेबस में जैसे राष्ट्रीय
एकीकरण की बात की गई, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता या इन चीज़ों की बात की गई, सिलेबस में साफ साफ लिखा है, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ये थोड़ा टफ है, ये क्वेश्चन इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल था, अजीब टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। भारत में सिविल सेवा का लोकाचार व्यावसायिकता और राष्ट्रवादी चेतना के संयोजन का प्रतीक है, स्पष्ट कीजिए। इसको थोड़ा टाइम लग सकता है देखने में, करने में, नो डाउट। हालांकि करना होता तो फिर हैंडल करना ये रियल एग्जाम में, तो जो बच्चे मैथ लिख रहे हैं उन्होंने हैंडल किया होगा, लेकिन थोड़ा सा टफ है, नो डाउट। भारत में सिविल सेवा का लोकाचार व्यावसायिकता, वैसे ठीक है, आप समझ में आ गया। अब देखो धीरे धीरे कीवर्ड करें ना कि भारत में जो सिविल सेवा है कैसे वो मतलब कहीं ना कहीं जो प्रोफेशनलिज्म की उनकी बात की जा रही है, उनकी दक्षता की बात की जा रही है, वही अब इसको जोड़ लेंगे हम। कैसे समाज के साथ जो जस्टिस होगा, न्याय किया जाएगा, उसकी अब बात कर रहा है। क्योंकि सिलेबस क्या है, सोसाइटी है, ये आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये सिलेबस क्या है, तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको लिखना है। अब प्रथम दृष्टया मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब समझ में आ गया। राष्ट्रवादी चेतना का संयोजन, ये जो पॉइंट है नेशनलिस्टिक। अब देखो इसमें कैसे सिविल सेवा गवर्नेंस अच्छा करेगी तो गरीबी नहीं होगी, गरीबी नहीं होगी तो क्षेत्रवाद की समस्या नहीं होगी। सिविल सेवा के सामने ऐसे संवेदनशील मुद्दे आते हैं, मान लो लैंगिक मुद्दे आते हैं, जनजातीय मुद्दे आते हैं, सिविल सेवा उनको सही ढंग से डेवलपमेंट के रास्ते काम करती है, तो वहाँ नक्सलवाद का संकट नहीं आएगा, क्षेत्रवाद का संकट नहीं आएगा, भाषा के नाम पे, संस्कृति के नाम से या अलग राज्य की डिमांड नहीं आएगी। अब देखो धीरे धीरे माइंड एक्टिव हो गया ना, आपके सामने जस्ट सामने एकदम क्रिएट कर पा रहे हैं आंसर। अपन जम्मू कश्मीर का एग्जाम पढ़ रहे हैं, वहाँ कई बार डेवलपमेंट के इशूज थे, तो नॉन स्टेट एक्टर या स्टेट एक्टर जो पाकिस्तान है या आईसीसी, उनकी भूमिका है, कैसे अपने क्षेत्रवाद, अलगाववाद की भावनाओं को भड़काते हैं। तो वहाँ पे किसका रोल आता है, अपनी सिविल सेवाओं का प्रोफेशनलिज्म का रोल आता है कि वो कैसे सिविल सेवा कर रहे हैं, कैसे वो लोगों के साथ संवेदनशीलता के साथ जुड़ रहे हैं, कैसे वो लोगों के साथ डाउन यानी एकदम बॉटम लेवल पर गवर्नेंस को आगे ले जा रहे हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को लिखना है। थोड़ा थिंकिंग लगी, सोचने में टाइम लगा, लेकिन लगभग आइडिया उसके हिसाब से होंगे, क्योंकि राष्ट्रवादी चेतना का संयोजन है। राष्ट्रवादी चेतना का सिविल सेवा राष्ट्र का एकीकरण का काम करती है, पूरे राष्ट्र को रीढ़ की हड्डी की तरह जोड़े रखती है। तो सिविल सेवा कैसे जोड़े रखती है, गवर्नेंस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, लोगों की समस्या समाधान के माध्यम से, ये शिकायत निवारण तंत्र से लेकर सारे पॉइंट इसमें एडजस्ट हो सकते हैं। चलो ठीक है, ये थोड़ा लेकिन टफ है, काफ़ी टफ मानेंगे इसको, इतना आसान नहीं था। हो सकता है गिवन टाइम में प्रेशर के अंदर आइडिया नहीं आए, अभी तो हम डिस्कशन करें तो आइडिया आ गया। क्या आपको लगता है कि वैश्वीकरण का परिणाम, ये अपनी थीम है भाई, वैश्वीकरण किस प्रकार भारतीय समाज को सकारात्मक और नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है? केवल ठीक है, परिणाम केवल आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति ही है। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, इसमें दोनों पक्ष लिखने हैं, ठीक है, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। महात्मा ज्योतिराव फुले समाज सुधार प्रयासों और लेखन ने समाज के लगभग सभी उपेक्षित तबकों की समस्याओं छुआ है। ये मैंने इस बार बच्चों को जब आंसर राइटिंग करवा रहा था, तो वहाँ पे कौन से सामाजिक आर्थिक सुधार कर रहे थे, सामाजिक सांस्कृतिक सुधार, जिसमें राजा राम मोहन राय ये कर रहे थे ना, तो उस समय मैंने बच्चों को ये बोला था कि इनमें से कोई सा भी आ सकता है, या तो राजा राम मोहन राय आ सकते हैं, या दयानंद सरस्वती आ सकते हैं, या अपने विवेकानंद जी आ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन एक आ सकता है। और वहाँ पे बच्चों ने ये एग्जाम्पल दिया था, एक दो ज्योतिबा फुले, इनका सबका एग्जाम्पल दिया था। वहाँ पे इतना कंटेंट उसको आप एक्सप्लेन कर लेंगे, कैसे उन्होंने बच्चियों की स्कूलों के लिए काम किया था, उनकी वाइफ के साथ मिलकर कैसे उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में स्कूल खोले हैं, कैसे समाज सुधार, छुआछूत इनकी बात की, उनको बिटाने की बात की है, कैसे न्याय की बात की है, कैसे उन्होंने पुनर्विवाह इनका समर्थन किया है, कई सारे पॉइंट इसमें आ जाएंगे। तो ज्योतिबा फुले के समाज सुधार प्रयासों लेखन ने समाज में लगभग, अच्छा ज्योतिबा फुले का कौन सी एक बुक भी है बड़ी है ना, उनकी बुक अक्सर वही वो एनसीईआरटी में लिखी हुई है ना, नाम अभी भूल गया मैं उनका नाम, क्या तो नाम है, अभी नहीं याद आ रहा। वैसे करके लिख सकते हैं, मतलब इतना टफ नहीं है। नॉर्मली हम इग्नोर करते हैं कि कई बार बड़े बड़े जो व्यक्तित्व उनको ही देखते हैं, नॉर्मल जो मध्यम कई बार चर्चा में रहते हैं उनको नहीं देखते हैं। हालांकि ज्योतिबा फुले बहुत बड़े हैं, लेकिन कई बार हमारे मन में ये होता है कि कुछ ना आएगा महात्मा गांधी का या सुभाष चंद्र बोस का, लेकिन कई बार अदर करेक्टर के बारे में भी कुछ ना आ सकता है। अगली बार तैयार है ना, भगत सिंह का भी आ सकता है, चंद्रशेखर आज़ाद का आ सकता है। हम जो हमारे महान व्यक्ति थे उनको सबके लिए तैयार रहना। मज़ा आ गया भाई क्वेश्चन देख के, बहुत ही वो जो एफर्ट लगा ना उसका मज़ा आया, मतलब खुशी उसी बात की है मुझे। आज कितने मुझे पता है अपने जो मेंटरशिप वाले बच्चे हैं कितने मैसेज कर रहे हैं अभी देखूंगा तो कितने मैसेज मिलेंगे, सर ये क्या हुआ, ये तो लीक हो गया पेपर ये तो सारा वही आ गया जो हम लोगों ने 2 महीने में किया है, इतना अच्छी आंसर राइटिंग की, वही आ गया है। मैं शायद आज पहली बार इतना किसी वीडियो में बोल रहा हूँ, आप सारे वीडियो उठा के देख लेना, मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ, हमेशा शांति रहता हूँ ठीक है, लेकिन आज इतना वो अंदर से निकल रहा है ना, खुशी निकल रही है, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे याद रखना ये हिस्ट्री के क्वेश्चन। अच्छा एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है, हिस्ट्री के अंदर आधुनिक भारत के नॉर्मली हम देखते हैं स्पेक्ट्रम वगैरह ये सब देखते हैं, वैसे क्वेश्चन नहीं है इस बार पैटर्न थोड़ा एनसीईआरटी बेस्ड ही है। सुनामी वाला एनसीईआरटी के अंदर है, ये सारे क्वेश्चन मैंने देखे लगभग एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे 12 नंबर का राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में आज़ादी के प्रारंभिक काल में भारत की सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को रेखांकित कीजिए। यह है आज़ादी के बाद भारत वाला टॉपिक है, जो कि एक आधा क्वेश्चन भूला भटका कभी आता है, इस बार आ गया। और अगला क्वेश्चन विश्व इतिहास का, इस बार हमने यही किया, फ्रांसीसी क्रांति का देन जो है ना, यही क्वेश्चन बच्चों से करवाया था
मतलब अमेरिकन क्रांति भी कराया था, इटली जर्मनी ये भी कराया था, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति की विश्व को देन किया ये भी करवाया था। आपको विश्वास नहीं होगा तो मैं भी पीडीएफ खोल के दिखा दूंगा हैंड रिटन वाली, तब आपको ज़्यादा विश्वास होगा कि सर ऐसे फेंक तो नहीं रहे, मतलब सही बता रहे हैं। शायद वो रजिस्टर मेरे पड़े होंगे तो मैं आपको ऐसे भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे 2-3 रजिस्टर हैं ऐसे, देखो यहाँ पे ही पड़ा है वो, जर्मनी का, नाजीवाद, ये सब कर लिया था। रूसी क्रांति हमने कर ली थी। ये लो क्वेश्चन क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के विभिन्न कारणों की व्याख्या करते हुए वर्तमान विश्व के लिए फ्रांसीसी क्रांति की देन को उदाहरणों सहित बताइए। यदि दिख रहा है तो देख लो भाई, यही करवाया बच्चों को, देख लो दिख रहा है ना आराम से, यही आंसर राइटिंग करवाते हैं ना। तो ये था ना क्वेश्चन, समकालीन विश्व के लिए फ्रांसीसी क्रांति की निरंतर प्रासंगिकता है, और क्वेश्चन भी हमारा क्या, फ्रांसीसी क्रांति की विश्व को देन यही क्वेश्चन है, देखो कैसे है। ये लो, उनकी पहले क्रांति के कारण जान लिया, और विश्व को देन क्या क्या है, लोकतंत्र की अवधारणा, मानवाधिकारों की रक्षा, राष्ट्रवाद का उद्देश्य, आधुनिक न्याय और लोकतंत्र के मजबूत संविधानवाद, और भारतीय संविधान में भी आपने देखा होगा न्याय, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया, फ्रांसीसी क्रांति लिया गया है। तो ये अपना देख लो, पेपर आउट है ना पहले ही। अच्छा मैं और हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले एक हिस्ट्री वाला कौन सा था वो मिल जाए तो, ये देखो विश्व के अपतटीय तेल भंडारों के वितरण का भौगोलिक स्पंद। ये देखो क्वेश्चन रिपीट आ गया फिर से। आज से 4-5 साल पहले विश्व के जो खनिज तेल है ना, ये थीम है, आगे के लिए तैयार है ना। खनिज संसाधनों में ये पूछ लेगा, विशेषकर लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, या विश्व के जो क्रिटिकल मिनरल्स है इनको पूछ लेगा, ध्यान रखना, जिनसे चिप वगैरह बनती है उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये थीम आपको पहले से तैयार रखना पड़ता है। ये थीम भी रिपीट है। अच्छा, फ्रांसीसी क्रांति का क्वेश्चन पहले आ चुका है एक बार, दोबारा से रिपीट है। इस बार क्वेश्चन रिपीट बहुत ज़्यादा हुए हैं, इसका मतलब 8-10 सालों का आप क्वेश्चन देखना, आप रिपीट देख सकते हो। जैसे अपनी इसके लिए हमने ये सोल पेपर वाली बुक भी बनाई, आपको मार्केट मुखर्जीगंज में मिल जाएगी, या ऑनलाइन चेक करना मिल जाएगी। इसके अंदर वही 5 साल के सोल पेपर बनाए हैं हमने, ये आपको काम कर सकता है। बाकी एक हमारी हैंड रिटन जो क्लास के जो चलते हैं ना, क्लास में जो करवाता हूँ, जैसे ये वाले, इनकी बुक भी मार्केट में हैंड रिटन में करवाता हूँ। आप एक बार मार्केट में जाकर देख लेना, आपको फायदा ही होगा, इस चीज़ से नुकसान नहीं होगा। राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में आज़ादी के प्रारंभिक काल के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को रेखांकित कीजिए। देखो ये पॉइंट बहुत प्यारा है, मजा आ गया इस क्वेश्चन को देख के। कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन के कीवर्ड पकड़ने होते हैं। तो राजतंत्र, अर्थव्यवस्था यानी राजव्यवस्था संबंधी, अर्थव्यवस्था संबंधी, शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय, 4 पॉइंट दिए इन्होंने विषय में। आज़ादी के प्रारंभिक काल में भारत के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को रेखांकित कीजिए। आप देखो राजव्यवस्था, जैसे हम आज़ाद होते हैं संविधान बनता है अपना, ठीक है, आज़ादी का संविधान बनता है, और हमारे लोकतंत्र की स्थापना होती है, ठीक है। और उस समय हमारे सामने चैलेंज था कि कैसे चुनाव करवाएंगे। उस समय आरोप ही लगते थे ना कि भारत एक इतना बड़ा लोकतंत्र क्या सर्वाइवल हो पाएगा। तो राजतंत्र को लेकर किस प्रकार भारत चुनाव करवाता है, लोकतंत्र बनता है, सरकार बनती है, गवर्नेंस के मुद्दे निकल के आते हैं, उन पे बात कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था मतलब संकट था इस समय शुरू में, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, ये बड़ा संकट था। बाहर से हम गेहूं मंगा रहे थे अमेरिका से, बहुत बेकार घटिया क्वालिटी के। तो इसका अर्थ कैसे निकाला हमने बाद में लेके आई हरित क्रांति, और यहाँ पे हम अर्थव्यवस्था में लेके आए बड़े उद्योग जो है ना, बड़ी इंडस्ट्री, जैसे लो आयरन इंडस्ट्री, ये जमशेदपुर, कौन सा विवाह, क्या क्या नाम था उनका, अलग अलग है ना, छत्तीसगढ़ में इनको कई, राउरकेला, ये सारा उस समय पंचवर्षीय द्वितीय योजना। अर्थव्यवस्था में हमने पंचवर्षीय योजना अपनाई, उसको आप लिख सकते हो, बिल्कुल दिखा सकते हो कैसे हम पंचवर्षीय योजनाएं लेके आए। उसके अंदर गरीबी, कृषि, ये सारा, हरित क्रांति, सारा लेके आओगे, सारा बताओगे। शिक्षा संबंधी हमने क्या किया गया, शिक्षा पर बजट बढ़ाया गया, अलग अलग बजट बढ़ाया। उस समय हम देखेंगे अपनी साक्षरता कितनी है, महिलाओं की साक्षरता बहुत कम है, लेकिन उसके बाद हमने कैसे अभियान चलाए हैं, शिक्षा पर बजट या स्कूलों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ये सब हमने कैसे काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आप देखो विदेश नीति, उस समय पंचशील के सिद्धांत अपने, नेहरू जी वाली पॉलिसी आप देखना, आज़ादी के तुरंत बाद में पंचशील सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे वैश्विक शांति और भारतीय पड़ोसी राष्ट्रों के साथ हमारी नेबरहुड फर्स्ट की नीति, ये सारे पॉइंट उसमें आप कर सकते हो। प्रारंभिक भारत की सुदृढ़ की प्रक्रिया में ये सारा मिलके आज का भारत, आज अमृतकाल का महोत्सव, विकसित भारत, ये सर्वश्रेष्ठ भारत, ये सारी सबका साथ सबका विकास, सारे पॉइंट उसमें लिखना है। ये क्वेश्चन वैसे किसका है, आज़ादी के बाद भारत का एक क्वेश्चन भुला भटकाता है, उसके लिए 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी उसको ढंग से पढ़ लेते हो। ये क्वेश्चन उससे बाहर नहीं गया है, बस ये इतना ही करना है, मोटी मोटी किताबों काम की नहीं है यहाँ पे ज़्यादा। समकालीन विश्व के लिए आ गया, विश्व के अपतटीय तेल भंडारों के वितरण का भौगोलिक स्पष्टीकरण दीजिए। वे तटवर्ती तेल भंडारों किस प्रकार भिन्न है, तटवर्ती विश्व के अपतटीय तेल भंडारों, ऑफशोर ऑयल है ना, रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द ऑफशोर। कई बार जैसे तटों पे देखते हैं, या आप ये देखोगे ना, विशेषकर जैसे मिडिल ईस्ट में, इनमें देखोगे ज़्यादातर ऑफशोर वाले एग्जाम्पल दिख रहे हैं आपको।
ईरान, इराक से लेकर सऊदी अरब, ये एक समय वहाँ पे भी कहीं ना कहीं सागर था। मतलब इसको आप ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि तेल कहाँ बनेगा। तेल वहाँ बनेगा जहाँ सागरी जो जीव है, जीव जंतु जो है डिपोजिट, उनका डिपोजिट होगा, यानी उनका जमा होगा और बाद में वो दब जाएंगे, तो वहाँ पे तेल और पेट्रोलियम और गैस निकलेगी। ये जैसे ऑफशोर वाले आप अच्छा इसका देख सकते हो एग्जाम्पल, अपने असम में है, राजस्थान में है, उनका ही मिल रहा है। विश्व के अपतटीय तेल भंडारों, अपतटीय वही है ना, ऑफशोर ऑयल रिजर्व है, तटवर्ती तेल भंडार, तटवर्ती तेल भंडार कौन से, अपने केजी बेसिन और बॉम्बे हाई हो गया। इसके अलावा वेनेजुला और कई सारे विश्व के एग्जाम्पल देखे। इसमें देखो वर्ल्ड का मैप बना के आराम से कर सकते हो। वो भिन्न कैसे हैं, नॉर्मली तो लगता तो यही है कि भिन्न है वो, कि वहाँ पे तो अब सागर है ही नहीं, तट है ही नहीं, तो वहाँ पे कैसे। एक समय प्लेट विवर्तन के सिद्धांत की वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन में इनमें बदलाव आता है, या और भी रीजन होगा उसके पीछे, कोई और भी कहानी होगी, उसको देख के लिख सकते हो। लेकिन मैं इसको हैंडल करना होता, मैं छोड़ के नहीं आता, चाहे मुझे आदत दूर और मैं करके आता उसको ना, नॉर्मली करके आता इसको। आगे क्वेश्चन क्या है, अब देखो ये क्वेश्चन आप ज्योग्राफी के शुरू हो गए, ध्यान रखना। इस बार आधुनिक भारत का एक ही क्वेश्चन है, जो मॉडर्न हिस्ट्री उसका एक क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत का एक क्वेश्चन है, विश्व इतिहास का एक क्वेश्चन है, और छोटे वाले 3 हो गए आर्ट एंड कल्चर के। लास्ट ईयर भी आर्ट एंड कल्चर के 2 क्वेश्चन बड़े वाले थे। तो आर्ट एंड कल्चर का महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसको छोड़ नहीं सकते। और थीम सेम थीम है, जब भी अपनी तैयारी करो थीम के हिसाब से तैयारी करो। स्थानीय और क्षेत्रीय योजना बनाने में GIS और RS तकनीकों के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और ड्रोन का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को देख के कई बच्चे उत्साहित हो जाएंगे, ये तो साइंस और टेक का आ गया, साइंस और टेक का आ गया। नहीं, ये ज्योग्राफी का है, इसको ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। साइंस टेक GS 3 में है, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो देखो ये जो जितने भी ये प्रणालियाँ हैं, ये बिल्कुल कैसे रिसोर्सेज मैनेजमेंट से लेकर अपनी बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकती है, चाहे एग्रीकल्चर को लेकर। स्थानीय और क्षेत्रीय योजना बनाने में क्वेश्चन क्या है, स्थानीय और क्षेत्रीय योजना बनाने में जैसे हम किसी क्षेत्र की योजना बनाते हैं, मान लो कहीं हमें जैसे मेरे क्षेत्र की योजना बनानी हो, तो हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने देखा हमारे आसपास एक हेलीकॉप्टर बन रहा था, बाद में पता चला वो क्या कर रहा था, उसमें ये टेक्नोलॉजी थी रडार वाली रही है। वो ये देख रहा था कहाँ पर कोई खनिज तत्व है, कहाँ पे कोई पानी का संकट है, कितना ग्राउंड लेवल है वहाँ पे। तो इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी हम ड्रोन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कौन सी स्वामित्व स्कीम, कैसे उसमें ड्रोन से वो मानचित्रीकरण कर रहे थे उसे, एक गाँव के नक्शे बनाने में इनका। ये प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो आराम से। और ड्रोन प्रभावी और AI का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस में। जैसे ये सारे डेटा आते हैं, हम एक मैप बनाएंगे कि भारत में किस किस क्षेत्र में कौन कौन से खनिज तत्व है, तो वहाँ से वैसी योजना बन सकती है। भारत में किस क्षेत्र में कितने वन है, इनका भी सारा डाटा ले सकते हैं। किस क्षेत्र के अंदर मान लो पशुपालन भी देख सकते हैं, उनका डेटा भी ले सकते हैं, उनका सर्वे कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मज़ा आएगा इसे क्वेश्चन को लिखने। ठीक है, चर्चा कीजिए कि ग्रह के महाद्वीप और महासागर बेसिन के आकार और माप में क्रिस्टल द्रव्यमानों की टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण है। ये तो बहुत इजी है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, और ये हमने अपने नोट्स में बहुत ही अच्छे तरीके से इसी साल करवाया है, उससे भी काम बन जाएगा। भूमि, मिट्टी, जल संसाधनों के विशेष संदर्भ के साथ गंगा नदी बेसिन में जनसंख्या वितरण और घनत्व पर चर्चा कीजिए। भूमि, मिट्टी और जल संसाधनों के विशेष संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन यहाँ पे है, क्योंकि खाना, रोजगार, ये सारी चीज़ें इनके साथ जोड़ के इसको लिख सकते हैं। ये ह्यूमन ज्योग्राफी और प्लस इनके साथ जोड़ के लिखा जा सकता है। तो ये 17 तक क्वेश्चन था ज्योग्राफी के, यानी ज्योग्राफी के सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं। लगभग 100 मार्क्स का ज्योग्राफी का आता है, 75 हिस्ट्री और 75 सोसाइटी आती है। ये आपको पता होना चाहिए। वेटेज ज्योग्राफी को देना है, आधुनिक भारत को इनको देना है। इसके बाद में सोसाइटी के क्वेश्चन कैसे हैं कि आधुनिक समाज में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ने के बावजूद फास्ट फूड उद्योग बढ़ रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं। भारतीय अनुभव से अपने उत्तर को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। आजकल लोगों की वही है ना, आजीविका बढ़ रही है, वैश्वीकरण बढ़ रहा है, तो अलग अलग टाइप के फास्ट फूड है, सोशल मीडिया का ज़माना है, मूवीज़ हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी वो एक अभिवृत्ति आने लगती है कि हम भी फास्ट फूड वगैरह करें। या जीवन शैली ऐसी होगी कि लोगों का वो परंपरागत रूप से खाना बनाने का उतना टाइम नहीं होता है, तो पैकेजिंग वाला फूड है या जल्दी से जो फूड बन जाए उनके प्रति, तो कहीं ना कहीं अच्छा ऐसा भी होगा कि आप इसमें अलग अलग सोसाइटी ऑफ पॉइंट्स है। तो जैसे महिलाएं रोजगार में जा रही है, महिलाएं पहले ट्रेडिशनल रूप से नॉर्मल उनके पास टाइम होता था, खाना बनाती थी। आजकल ये होगा कि अब दोनों काम का जी है, पुरुष और महिला दोनों काम का जी है, या महिला अब अच्छे जॉब में जा रही है, तो अब फास्ट फूड का ट्रेंड रहेगा। नॉर्मल फ्रिज में कई बार सेव कर लेते हैं या बाहर से जल्दी से ले आते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से जो परिवारों की इनकी भूमिका है उनको लेकर इसको अलग से करना है। स्वास्थ्य संबंधी भी अपने पास डाटा है कि इससे संकट बढ़ सकता है, बहुत सारा मोटापा या कोलेस्ट्रॉल, ये सारे संकट देखने को मिल रहे हैं। उसके बावजूद भी वही है ना, समाज से जोड़ के, परिवारों की इकाई को जोड़कर इस क्वेश्चन को लिखना है। ये आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस एंगल से लिखना है। पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सतत विकास हासिल करना भारत जैसे देश में गरीब लोगों की जरूरतों के साथ टकराव में आ सकता है। वही सोसाइटी और गरीबी और पर्यावरण को लेकर, सस्टेन डेवलपमेंट को लेकर रिसेंटली इसी थीम पर हमने काफ़ी काम किया था।
क्वेश्चन उसी थीम पे है। और इसमें क्या होता है, सोसाइटी में ध्यान रखना, सिलेबस के टू दी पॉइंट नोट्स बना के करंट अपडेट कर लेना। जैसे हमारे बैच वाले बच्चों ने, सारों ने कर लिया है, सारों ने अपना नोट्स अपडेट कर लिया है, कितना मज़ा आया मुझे उनको देख के। आज ही सारे आंसर रिव्यू कर रहा था उनको मैं। लकीली कल ही तो सोसाइटी खत्म हुआ है, कल हमारी लास्ट क्लास थी सोसाइटी की। क्या भारत में जनजातीय विकास, दो धुरियाँ, विस्थापन, पुनर्वास के इर्द गिर्द केंद्रित है। आप इसमें बिल्कुल बता सकते हो कि दोनों पक्ष हैं इसके, एक जगह स्टेबिलिटी है, एक जगह विस्थापन और जो पुनर्वास के संकट है, जहाँ पे जैसे नर्मदा नदी वाला बांध था या अन्य जगह ऐसी योजनाएं बनी हैं, तो उनके एग्जाम्पल देखिए आप लिख सकते हो। तो ये हो गए 20 क्वेश्चन। तो वही सेम थीम है, ज्योग्राफी 100 नंबर का है, यानी ज्योग्राफी के 4 छोटे वाले 4 बड़े वाले, 4 छोटे वाले हो गए 40 नंबर के, 4 बड़े वाले हो गए 15 60, 100 नंबर का हो गया। सोसाइटी के वही 3 छोटे वाले हैं ना, और 3 ही बड़े वाले हैं, यानी 45 30 75। वो हिस्ट्री का है, हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर का वेटेज लास्ट टाइम भी था, इस साल भी बढ़ा है। आधुनिक भारत का उतना खास वेटेज नहीं है। अब मैं देखो आधुनिक भारत मेंस के लिए पढ़ूंगा तो मैं कभी भी मोटी वाली किताब नहीं पढ़ूंगा, मेरा एनसीईआरटी से काम बन जाएगा। आर्ट एंड कल्चर के लिए मेरी एनसीईआरटी किताबों से काम बन जाएगा, विश्व इतिहास के लिए भी एनसीईआरटी से काम बन जाएगा। मेंस के लिए मुझे स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़नी, ज्योग्राफी मुझे स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़नी, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो स्टैंडर्ड बुक से आया है। नॉर्मल एनसीईआरटी प्लस करंट के साथ। सोसाइटी हाँ स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं कोचिंगों के, वो उनसे काम चला सकते हैं। तो इसको एनालिसिस करने के बाद इतना तो एहसास हुआ होगा ना अगले साल हमें तैयारी कैसे करनी है, 26 और 27 वाले बच्चों की तैयारी कैसे करनी है। अब मैं आपको मैं आपको बता रहा था कि हमारे वाले जो हम क्लास में भी करवा रहे हैं बच्चों को, उनसे क्वेश्चन कैसे आए हैं अभी अभी बता दें। सबूत है भाई अपने पास, एक दिन में तो तैयार होता नहीं है सबूत। अब देखो कितनी पीडीएफ्स पड़ी है जो हमने बच्चों के साथ किया है। मैं कौन सी पीडीएफ ओपन करूँ और आपको दिखाऊं कि ऐसे क्वेश्चन हमारी उससे हमें देखने को मिले हैं। मैं आपको ज्योग्राफी की बताऊँ, कोई भी ज्योग्राफी की पीडीएफ खोल लें या हिस्ट्री की पीडीएफ खोल लें। हिस्ट्री वाले के अंदर जैसे हम पढ़ रहे थे ये आधुनिक भारत, 3 नंबर की पीडीएफ ओपन करते हैं एक बार, आपको ज़्यादा इसमें शायद मज़ा आ सकता है। कोई नहीं क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ पे पीडीएफ में देखने को मिलेगा। इसमें भक्ति साहित्य वाला करवाया हमने। जैसे मैं बच्चों को क्या करता हूँ, पहले क्वेश्चन लिखने के लिए टाइम देता हूँ, 8-10 मिनट उनको देता हूँ लिखने के लिए, फिर बच्चे लिखते हैं, फिर मैं अपना मॉडल आंसर बताता हूँ। इसमें भक्ति साहित्य का जैसे ये क्वेश्चन है, कैसे इनको लिखना चाहिए। इस साल भक्ति साहित्य वाला तो नहीं आया है क्वेश्चन, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया उसको देख लेते हैं। कैसे डायग्राम बनाने होते हैं, पहले से हम तैयार रहते हैं कैसे डायग्राम बना के लिखेंगे। महान चोल शासक वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम आ गया। पीवाईक्यू भी हम करवाते हैं साथ साथ में, पीवाईक्यू रिपीट हो सकता है कई बार, तो ये चोल वाला ये आ गया था पहले। और देख लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य का हो गया है, विजयनगर साम्राज्य का आ सकता है, कभी भी आ सकता है। हम उस थीम पे काम कर रहे हैं। ये कौन सा 10वीं 17वीं शताब्दी भारत के इतिहास के सामाजिक 10वीं से 17वीं शताब्दी में जो सामाजिक सांस्कृतिक, ये अलबुरनी से लेकर जितने भी विचारक है ना, इनका करवाया था एक, कि विचारकों को भी तो आ सकता है साहित्य में कि विदेशी साहित्य कैसा है। तो ये पीडीएफ नंबर कौन सी थी, इसमें तो वो अपना नहीं मिला। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा क्योंकि आपको विश्वास दिलाने के लिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब इसलिए वो आपको बता रहा हूँ। ये पीडीएफ कौन सी 2 नंबर की पीडीएफ थी, 3 नंबर की पीडीएफ ओपन करते हैं अब की बार, 3 नंबर की थी। इसमें भी तो हो सकता है, देखते हैं इसमें कोई मिलेगा। बहुत सारी पीडीएफ है, कितनी 12 पीडीएफ तो हिस्ट्री की है, फिर 10-12 पीडीएफ ज्योग्राफी की है। सोसाइटी की 3-4 ही है। सोसाइटी वाले तो क्वेश्चन मॉडर्न थीम पर है, कोई खास नहीं है। मुगलकालीन, देखो आ गया क्वेश्चन क्या था, मुगलकालीन समाज संस्कृति की वर्तमान प्रासंगिकता भारत के संदर्भ में। भाई क्वेश्चन हमने तो ऐसे थीम से बनाया था कि हाँ मुगल काल नॉर्मली आता नहीं है, बच्चे कहते हैं सर आजकल तो क्या आएगा मुगल काल का, कई बार धाराएं ऐसी बहती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन आया था और हमने मुगल काल की पूरी संस्कृति के बारे में जाना था। धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय, अकबर की सुलह कुल की नीति, दीन इलाही जैसे प्रयोग, भारतीय उपमहाद्वीप में धर्मों के सहअस्तित्व के ऐतिहासिक उदाहरण, वर्तमान प्रासंगिकता, सकारात्मक, संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता एवं हिंदू मुस्लिम एकता, त्योहारों की परंपरा, नकारात्मक क्या औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता। हमने तो दोनों के औरंगजेब ये सब तुलना की थी ना। अब देख लो क्वेश्चन आया ना प्रासंगिकता। अब कौन कह सकता है इस कंटेंट से वो लिख नहीं सकती, इतना मेरे पास होता सुलह कुल, दीन इलाही, जो मुझे थोड़ा थोड़ा याद रहा था मैं आराम से कर लेता अपना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसका था जो मैं आपको बता रहा था। थीम है ना भाई, कितनी थीम है। जैसे ये कौन सा है क्वेश्चन, मुगलकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में भी हमने आर्ट एंड कल्चर में ये पढ़ा है या हिस्ट्री के अंदर पढ़ा है। कथक नृत्य वाला भी आया नहीं है। और कौन सा था, मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगा तो सारा दिखा सकता हूँ। अभी हम्पी की वास्तुकला क्वेश्चन आया, हड़प्पा वाला भी हमने किया हुआ है। हमने तो यहाँ हम्पी का भी कर लिया है, छोड़ा नहीं है, किसी को नहीं छोड़ा है। और पीडीएफ देख लेते हैं, आपको मज़ा आएगा इनको देख के। ये आंसर राइटिंग बेच चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो GS1 हुआ है उसमें, अभी GS2 3 4 ऐसे एथिक्स ये तो बाकी है अभी। उसमें केवल 1-1.5 महीना 2 महीना हुआ, उसमें हमने GS1 को खत्म किया है। ठीक है, और इनके भी रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग जो है वीडियो क्लासेज है वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और कौन सा दिखाऊं जिसमें ये मिल जाए, मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे किस में है। जैसे वो ज्योग्राफी वाला बोल रहा था ना आपको मैं, लगभग कि ये क्वेश्चन आए हैं ज्योग्राफी वाले। सुनामी कौन सी मिलेगी, सुनामी मिलेगी शायद
ज्योग्राफी 6-7, समुद्र विज्ञान जहाँ पढ़ा है वहाँ मिलेगी सुनामी। देखते हैं इसमें मिल जाए, ढूंढना पड़ेगा मुझे, इतना ही संकट है बस। ये कौन सा आया हुआ क्वेश्चन? भारत में बढ़ते हुए जल संकट वाला क्वेश्चन है। कृषि की प्रमुख समस्याओं पर चर्चा करते हुए, मृदा अपरदन, जलवायु परिवर्तन किस प्रकार भारतीय मानसून, ये पीडीएफ तो वो नहीं है, ये तो इंडियन ज्योग्राफी हो गई। भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता को, वो नहीं है। जो सुनामी वाला मिल जाए तो ठीक है काम, तीसरी या चौथी पीडीएफ में मिलेगा कहीं ना कहीं। ज्योग्राफी 3 नंबर, होमवर्क 4 नंबर, इसमें देखते हैं मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आया था ना लास्ट टाइम, कौन सा है? जलवायु परिवर्तन के कारण। जलवायु परिवर्तन के कारण देखो क्वेश्चन क्या है, जलवायु परिवर्तन किस प्रकार वैश्विक जल संकट पैदा कर रहा है। तो जलवायु परिवर्तन के एक तो वर्षा चक्र, इनका तो एक ग्लेशियर और हिमशिखर को पिघलना, आईपीसीसी रिपोर्ट के अनुसार ये हो रहा है, द्वीपों के डूबने का खतरा, ये सारा मतलब हमने किया था, मतलब बहुत सारे इतने ज़्यादा कर लिए थे डेटा वेटा कि इसमें दिक्कत नहीं है। फिर सुनामी वाला आ गया ना, ये लो, सुनामी निर्माण की प्रक्रियाओं को समझाते हुए एक केस अध्ययन के माध्यम से। तो हमने क्या किया था, सुनामी कैसे बनती है, भूकंप वगैरह आते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, अन्य कारक भी होते हैं, समुद्री भूस्खलन, ग्लेशियर का पिघलना, सुनामी निर्माण के जो चरण है वो भी दिखाए थे, इसमें क्या क्या होता है। हमने केस अध्ययन भी इसमें किया था कि इंडिया वाला ये जो एनसीईआरटी का कंटेंट था वो यूज़ किया है। क्वेश्चन देखो एक बार आप, और मैं सारे दिखा दूंगा आपको, बच्चों को पता है, ठीक है। बाकी तो चलो मिलते हैं एक और वीडियो में एनालिसिस के साथ। आप वीडियो में कमेंट जरूर करना, मुझे बहुत खुशी हुई आज के क्वेश्चन को देख के कि हम जो एफर्ट लगा रहे हैं उससे फ़ायदा मिला है। मिलते हैं एक और वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा भी जैसे हमारी जो एक 2025 मेंस की मेंटरशिप चल रही थी, वो क्वेश्चन तो मैंने आपको दिखाए नहीं थे, इतने सारे क्वेश्चन वहाँ पे भी थे, शायद वहाँ से भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए होंगे, मैंने अभी देखे नहीं उनको, केवल मैंने अपने आंसर राइटिंग वाले बैच का दिखाया जो अभी चल रहा है 2026 के लिए। हम अभी दिसंबर तक इसको करने वाले हैं, ठीक है, 10-15 दिसंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। और एथिक्स वाला कोर्स भी जो मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ, आइए आराम से, मिलते हैं, धन्यवाद।